क्या मीनिंग होता है, स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से स्टाफिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट क्या क्या सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होती है, एंड ट्रेनिंग जो है कैसे कैसे दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, और इसमें अलग अलग तरीके के ये टाइप होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये हम जो है समझने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि स्टाफिंग जो है वो क्या होती है। पहले हम बात करते हैं स्टाफिंग के मीनिंग की, कि स्टाफिंग का जो मीनिंग है वो आखिर क्या है। देखिए, कह रहा है आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज़ टू बी परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। कह रहा है भाई, जब एक मैनेजर जो है प्लानिंग कर लेता है, एक मैनेजर जो है जब ऑर्गेनाइजिंग कर लेता है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो भाई कह रहा है उसने प्लानिंग कर ली, उसने जो है ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, तो अब उसका अगला जो काम है वो है स्टाफिंग करना। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो इस काम के अंदर वो क्या करता है, इस काम के अंदर स्टाफिंग के फंक्शन के अंदर मैनेजर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट अवेलेबल होती हैं, मान लीजिए एक मैनेजर की है, एक डिपार्टमेंट की है, एक सुपरवाइज़र की है, वर्कर की है, अलग अलग, एक एचआर की है, किसी की है। तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट अवेलेबल हैं, उन सब में लोगों को हायरिंग करने का काम किया जाता है। लोगों को जो है अपनी कंपनी में बुलाने का काम किया जाता है कि जी हमारी कंपनी में इन पोस्टों के लिए जॉब खाली है, आप आइए, अप्लाई कीजिए और यहाँ पे काम कीजिए। तो जॉब से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट कर रखी है उसको फिल करने का काम करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो पोस्ट है वो जो है खाली ना रहे। वो जो है स्टाफिंग के अंदर किया जाता है। या ये भी कह सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। कह रहा है स्टाफिंग का मतलब क्या है, सही बंदे को सही काम पे लगाना, जिस बंदे के अंदर उस काम को करने की क्वालिफिकेशन हो और वो उस सही जॉब को सही काम पे जो है कर सके, या सही काम को सही टाइम पे कर सके, वो जो है स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग हमें क्यों करनी चाहिए, अगर हम स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड होती है, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, ये पहले हम ज़रा पढ़ते हैं कि भाई मैं लोगों को हायर क्यों करूं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को क्यों बुलाऊं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, आप आइए, अप्लाई कीजिए और जॉब करिए यहाँ पे। तो इससे करने से फ़ायदा क्या होता है, एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प to attain number one position in market and inefficient staff can bring you down in the market। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपका स्टाफ जितना एफिशिएंट होगा तो मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो उतनी ही अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और जितना इनएफिशिएंट स्टाफ होगा मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो उतनी ही डाउन होती रहेगी। द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉई। एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि उसके एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। भाई अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे, बढ़िया एफिशिएंट होंगे और इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, कम कॉस्ट पे और अच्छे से मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम पे जो काम को कर दे, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इनएफिशिएंट होंगे, ना तो काम करते ना कुछ करते, तो भाई इससे ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करना है तो हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुधारना पड़ेगा, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुधारने का मतलब है हमें एफिशिएंट स्टाफ को जो है सर्च करना पड़ेगा, एफिशिएंट एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ेगा जो किसी भी काम को सही समय पे, मिनिमम टाइम पे और मिनिमम कॉस्ट पे पूरा कर दे। इसलिए स्टाफिंग करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम स्टाफिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे।
फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब कि स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट। मतलब कि ये कह रहा है कि भाई स्टाफिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो क्योंकि हमने बोला स्टाफिंग का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोजीशंस हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उनको क्या करना, उनको लोगों को बुलाना और यहाँ खाली जॉब को, खाली पोजीशंस को फिल्ड करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसलिए स्टाफिंग करना ज़रूरी है कि जब तक आप स्टाफिंग ही नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्ट खाली है वो खाली ही रह जाएगी। केवल स्टाफिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खाली पोस्ट होती हैं उनको जो है लोगों से फिल्ड किया जाता है। सबसे पहला फ़ायदा। तो दूसरा फ़ायदा, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग के अंदर हमने बोला कि भाई क्या कहते हैं, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अगर देखना है तो भैया सही बंदे को सही काम पे लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, एफिशिएंट बंदा होना चाहिए। और एफिशिएंट बंदा कहाँ से मिलेगा? स्टाफिंग जब हम करेंगे, स्टाफिंग से ही हमें बढ़िया एम्प्लॉय मिलता है, राइट पर्सन राइट जॉब के लिए मिलता है। तो स्टाफिंग किस तरीके से की जाती है, जब हम उसका पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर हम कैसे एफिशिएंट एम्प्लॉय को जो है सर्च कर सकते हैं। और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। और उससे जब हम सही बंदे को सही काम पे लगाएंगे, एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा, सही समय पे सही काम करेगा, मिनिमम कॉस्ट पे करेगा, तो उससे भाई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो होनी ही होनी है। और एक एफिशिएंट एम्प्लॉय जो होता है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाता है एज़ कंपैरिजन टू जो इनएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब क्या हुआ इसका? थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालाइज वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब ये होता है बेटा कि स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, एक्चुअल में कितनी मैन पावर की नीड है, ये सब जो है स्टाफिंग के अंदर पता लगा लिया जाता है पहले ही कि भाई ये पोस्ट हैं, इतने लोग चाहिए इस काम को करने के लिए, और ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। स्टाफिंग में हम पहले ही पता कर लेते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो बंदे नीड से ज़्यादा होते हैं, ना बंदे नीड से कम होते। पर्सोनल का मतलब बेटा एम्प्लॉई होता है जो काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ना तो एम्प्लॉयज़ की कमी पड़ती, ना एम्प्लॉय ज़्यादा पड़ते, जितनी ज़रूरत है उतने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। हेल्प इन competing two organization can easily acquire same type of physical and financial resources। ये कह रहा है भाई, मान लो एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ए ऑर्गेनाइजेशन है और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बी ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों सेम काम करते हैं, जो ए का काम है वही बी का काम है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्स, ये तो जैसे मान लो इसने जिस रिसोर्स का यूज़, इसने इक्विटी का यूज़ करा, इसने भी इक्विटी का यूज़ करा, इसने प्रेफरेंस का करा, इसने भी प्रेफरेंस का करा। तो और फिज़िकल जो मशीन ये लेके आया वही मशीन ये लेकर आया, जो सारी चीज़ें वो कर रहा है वो ये कर रहा है। लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कौन सा रिसोर्स करता है, वो है विद द हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द, वो करता है बेटा एफिशिएंट एम्प्लॉय। अब एक इसके पास एक ऐसा एम्प्लॉई है जो एक अकेला ही कर लेता है सारे के सारे काम को, लेकिन बेटा अब ऐसा एम्प्लॉई ए ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। ए ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एम्प्लॉई ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक अलग स्किल होती है, एक अलग टैलेंट होता है। तो भले ही दो ऑर्गेनाइजेशन के पास फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्स सेम हो, लेकिन उस स्टाफ जो है, जो वर्कर है, जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेटा वो सेम नहीं हो सकता, जिससे कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन में हेल्प मिलती है। द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन ईजिली विन ओवर द कॉम्पिटिटर। जिसके पास बढ़िया स्टाफ होगा वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईजिली विन करेगी, और जिसके पास इनएफिशिएंट होगा वो लूज़ करेगी, सिंपल सी बात है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। भाई हमने बोला स्टाफिंग के अंदर सही बंदे को सही काम पे लगाया जाता है, ठीक है। तो बेटा जॉब में हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन तब मिलती है
जॉब में हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब हम जिस काम के लिए बने हैं हमें वही काम मिले, तब हमें जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमें कभी भी उस जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जिस काम के लिए हम बने ही नहीं है और हमें वो काम दे दे। जैसे कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमें बोले चल भाई आजा घर बनाना है, मज़दूरी करनी है, तो हमें क्या उस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? हमें उस जॉब से सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी बेटा। क्यों? क्योंकि हम उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। तो कभी भी किसी बंदे को क्या कहते हैं, जॉब में सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? जब वो जिस काम के लिए बना है उसको वही काम मिले, और स्टाफिंग के अंदर ये काम किया जाता है। एंड की टू इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन, यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्टिवनेस, मतलब कि नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट efficient staff function because all the function are performed by human being and human being join the organization by staffing function only। मतलब क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हैं वो इफ़ेक्टिवनेस तरीके से कब होंगे? जब आपका स्टाफ एफिशिएंट होगा। भाई बाकी के सारे के सारे काम जो है समय पे कब पूरे होंगे या मिनिमम कॉस्ट पे कब पूरे होंगे? जब आपका स्टाफ एफिशिएंट होगा। तो अगर आपका स्टाफ ही एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो दूसरे अदर जितने भी काम हैं वो भी इनएफिशिएंट ही रह जाएंगे। तो स्टाफिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे सही बंदे को सही काम पे लगाया जाता है, और सही बंदे को सही काम पे लगाया जाता है। एफिशिएंट लेबर हायर करने में हमें जो है हेल्प मिलती है इससे। इसलिए भाई इसको जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कीवर्ड्स जो है आपको हेल्प करेंगे कि भाई हमें जो है जो केस स्टडी आती है उसके अंदर इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वालिफाइड टैलेंट एंड एफिशिएंट स्टाफ अपॉइंटमेंट इज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जैसी जॉब वैसी अपॉइंटमेंट। एफिशिएंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज। नो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग इज़ अंडर स्टाफिंग इज़ गुड। एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे देखो मतलब मोस्टली जो वर्ड चल रहे हैं वो दो वर्ड चल रहे हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉय और दूसरा सही बंदे को सही काम पे लगाना। ये ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ये बेटा हमें नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक डिलीटेड है, स्टाफिंग एंड HRM, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना। अब देखिए ये कुछ नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें। यहाँ से पढ़ना है स्टाफिंग का प्रोसेस। हमने स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ लिया और हमने जो है स्टाफिंग क्यों करनी चाहिए ये हमने पढ़ लिया। अब स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है बेटा? गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बेटा वो स्टाफिंग ही है, यही आएगा। स्टाफिंग का प्रोसेस बताइए। कैसा क्वेश्चन आता है? वो आपको केस स्टडी दे देगा, ठीक है। इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कितने स्टेप हैं इसके, 5 स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको कुछ वो दे देगा, वो आपको कुछ केस स्टडी बना के दे देगा और बोलेगा बताइए ये कौन सा स्टेप है और इसके अगले 2-3 स्टेप लिखिए। तो एक एक चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे लोगों को हायर किया जाता है। देखिए कह रहा है भाई स्टाफिंग इज़ रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। It is referred as line activity because like other functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing is also performed by every manager। कह रहा है जो स्टाफिंग है वो जो है लाइन एक्टिविटी और स्टाफ एक्टिविटी दोनों है। लाइन एक्टिविटी का मतलब कि टॉप मिडल लोअर सबको करना पड़ेगा, और स्टाफ एक्टिविटी क्यों है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस में। कह रहा है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के और जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटा 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है छोटी ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे लोगों को, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, मान लो टाटा की कंपनी है, ठीक है,
तो अब मेरे को उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो बेटा उस कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना हुआ होगा जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलेंगे। और वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, सैलरी, प्रॉपर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी जितने भी काम होंगे वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखेगा जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसे अदर काम जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना जाता है जो केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड उनको हायर करना, उनकी सैलरी, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ जितने भी काम होते हैं वो ये करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये देखता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ये देखता है कि भाई हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने लोग चाहिए हमें। स्टाफिंग प्रोसेस बिगन विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की और किस किस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, क्या क्या पोस्ट खाली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल। केवल ये देखना नहीं कि कितने लोगों की ज़रूरत है, ऐसे नहीं 100 लोग चाहिए या 200 लोग चाहिए, ठीक है 200 लोग तो चाहिए, लेकिन भाई 200 लोग किस चीज़ कौन से चाहिए, किस फील्ड के लिए चाहिए आपको, मार्केटिंग के लिए चाहिए, सेल के लिए चाहिए, फाइनेंस के लिए चाहिए, अकाउंट्स के लिए चाहिए, किस डिपार्टमेंट में आप हायरिंग कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, तो किस टाइप के लोग चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, ये भी यहीं पे आता है। टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए of the people whom we need to appoint. While assessing the type of manpower required, company should also make the policy regarding number of people to be appointed from backward class and women workforce minority। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है जब भी कंपनी क्या करती है कि भाई किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। किस पोस्ट के लिए आप हायरिंग कर रहे हो, और मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए, किस एरिया से चाहिए, बैकवर्ड क्लास चाहिए, मिडिल क्लास चाहिए, या किस कास्ट का चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो यहाँ पे जो है फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक द 3 स्टेप। ये काम करने के लिए एस्टिमेशन मैन पावर का कंपनी को 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम क्या है, वर्कलोड एनालाइज, दूसरा वर्क फोर्स एनालाइज, और तीसरा कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। पहले हम बात करते हैं वर्कलोड एनालाइज। इसका मतलब क्या होता है, दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। वर्क फोर्स एनालाइज के अंदर इट मीन्स analyzing existing workforce or employees already occupying the job position and how many them are overburdened and underburdened। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो हमने ऊपर देखा कितने लोग चाहिए, भाई आपने बोला जी पता चल गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसा भी स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता चल गया 100 लोग चाहिए जी, 100 जॉब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 100 जॉब खाली हैं। अच्छा दूसरा काम क्या है, अच्छा 100 जॉब तो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन 100 की 100 थोड़ी ना खाली हैं, उस पर लोग तो लगे हुए हैं। मान लीजिए 70 लोग वर्किंग है, अभी 70 लोग लगे हुए हैं, तो कितने खाली हुए, अभी 30 खाली हुए। तो वर्क फोर्स एनालाइज के अंदर ये देखा जाता है कि भाई मुझे तो 100 चाहिए, मुझे जो हैं 100 बंदे चाहिए, ठीक है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, अब मुझे 100 बंदे चाहिए, कंपनी के अंदर या तो बंदे ज़्यादा हो सकते हैं या बंदे कम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदे हैं, अगर मान लो 100 बंदों की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 130 बंदे निकले तो 30 बंदे तो ज़्यादा हैं, तो अभी तो ये बेकार है। तो ऐसी सिचुएशन में 30 बंदों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि 30 की ज़रूरत ही नहीं है, 100 की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 30 फालतू के लगे हुए हैं, कॉस्टिंग आ रही है, सैलरी देनी पड़ रही है उनको, तो उनको हटा दिया जाएगा। और अगर 70 आ रहे हैं
तो 30 बंदों को और हायर कर लिया जाएगा। दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ओवर वैल्यू होंगे या अंडर होंगे। अंडर हैं तो हायर कर लेंगे, ओवर हैं तो निकाल देंगे जॉब से। तो यहाँ पे ये काम किया जाता है। तीसरा जो था कंपैरिजन था, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा होगा तो हटा देंगे। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालाइज और वर्कफोर्स द मैनेजर कंपेयर बोथ द एक्सिस ऑफ वर्कलोड ओवर इंडिकेट अंडर स्टाफ एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल, वेयर एज एक्सिस ऑफ वर्कफोर्स इंडिकेट ओवर स्टाफ यू नीड टू रिमूव एंड ट्रांसफ़र सम एम्प्लॉय एल्सवेयर। मतलब कि ऐसा भी कर सकते हो आप, निकालने का मतलब एक तो ये है कि हटाई दो उनको जॉब से, या ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आपकी मान लो कहीं दूसरी ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे चलो जैसे मान लो या तो निकाल दो, जैसे मान लो एक आपकी दो ब्रांचें हैं, आपकी दो ब्रांचें हैं, मान लो एक ए ब्रांच है एक बी ब्रांच है। तो ए ब्रांच के अंदर तो क्या हुआ, ए ब्रांच के अंदर जो है 100 लोगों की ज़रूरत थी और थे 30 लोग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ब्रांच के अंदर ए ब्रांच के अंदर 100 लोगों की नीड थी, यहाँ पे निकले 130, ठीक है, निकले 130। और एक बी ब्रांच है, यहाँ पे भी 100 लोगों की नीड है, लेकिन यहाँ पे बेटा 70 ही लोग हैं। तो भाई इस वाली ब्रांच में ज़्यादा हैं, तो यहाँ से 30 स्टाफ को इधर भेजो, यहाँ पे 30 और जोड़ो, बन जाएंगे यहाँ पे 100, ये बन गए यहाँ पे 100। तो या तो दूसरी, अगर कोई दूसरी तीसरी ब्रांच है आपकी तो भाई वहाँ पे भेज दीजिए लोगों को, और अगर दूसरी कोई तीसरी ब्रांच नहीं है तो भाई अगर ज़्यादा है तो फिर तो हटाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपकी कोई ब्रांच नहीं है। As both overstaffing as well as understaffing are undesirable, the manager tried to find out the manpower requirement by equating workload analyze और workforce analyze। तो वो क्या करता है, वर्कलोड और इन दोनों के अंदर बेटा, इन दोनों के अंदर इक्वालिटी लाता है। मतलब वर्कलोड एनालाइज का मतलब कहता है कितने लोग चाहिए, 100, और वर्कफोर्स कितना होना चाहिए, वो भी 100 होना चाहिए। 100 से ज़्यादा है तो भी हटाएगा, कम है तो हायर करेगा। 100 चाहिए तो 100 होने चाहिए। वर्कफोर्स और एनालाइज के अंदर, वर्कलोड और वर्कफोर्स के अंदर दोनों में इक्वालिटी जो है मैनेजर करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ओवर स्टाफिंग मोर प्ले लेस वर्क। अगर बेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ हद से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 100 लोगों की ज़रूरत है, 103 हैं, 130 हैं, तो बेटा वो फिर ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। जैसे देखो ये ले रहा, ये देखो सुट्टे मार रहा है, चाय पी रहा है, ये देखो लुंडिया से बात कर रहा है और कुछ काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, काम कम करते हैं और ना दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। इनको ये काम कर रहे हैं, इनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। तो ऐसी हरकतें करते हैं अननेसेसरी, क्योंकि पता है कि भाई काम हो ही जाएगा, ज़रूरत जितने की है उससे ज़्यादा है तो हो ही जाएगा काम। तो ठीक है जी, ये पता चल गया हमें सब कुछ कि कितने लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे को पता चला जी 100 लोगों की ज़रूरत है और जी 70 हैं जी हमारे पास, 30 को और हायर करना है। पहला काम होता है स्टाफिंग का, पहला स्टेप जो होता है प्रोसेस का वो है पता करना। ठीक है, पता चल गया मुझे 30 लोग और चाहिए। ठीक है जी, 30 लोग और चाहिए। दूसरा जो स्टेप होता है बेटा वो है रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, अब आपको 30 लोग चाहिए। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, द मैनेजर try that more and more people should apply the job so that organization can more choice and select better candidate। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिक्रूटमेंट के अंदर मेरे को पता चल गया 30 लोग मेरे को और चाहिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन बेटा रिक्रूटमेंट दो तरीके से कर सकती है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रांच के अंदर ज़्यादा लोग हैं, एक ब्रांच के अंदर कम लोग हैं, तो ट्रांसफ़र कर दो 30 बंदे, वहाँ पे जिस ज़रूरत थी वहाँ पे हो जाएगा काम। तो वो तो हो गया बेटा इंटरनली, जब आपने बाहर से किसी बंदे को हायर नहीं करा, अपने जो एक्सिस एम्प्लॉय थे वहीं से जो है ट्रांसफ़र कर दिया, किसी बाहर से किसी यंग ब्लड को नहीं बुलाया, कोई नए बंदे को नहीं बुलाया, तो वो तो होता है इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली का मतलब होता है आप जो है अब बाहर से लोगों को हायर करोगे। तो एक्सटर्नली के अंदर बेटा कंपनी कई तरीके से करती है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे को 30 लोग चाहिए, तो एक तो होता है इंटरनली, लेकिन मान लो इंटरनली से नहीं बात बन रही, 30 लोग है ही नहीं, तो एक्सटर्नली से करना पड़ेगा।
वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन करके। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट, और खर्चा नहीं होगा कुछ, सबसे सस्ता है और बहुत ही जल्दी हमारी पोजीशन फिल्ड हो जाएंगी इंटरनली में, तो अगर हम इनसे इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन टू फुल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली क्या करती है, बाहर से हायरिंग करती है लोगों की। तो जो 30 बंदे चाहिए उनको ट्रांसफ़र या प्रमोशन नहीं करेगी लोगों का, बाहर से बुलाएगी। टू रिक्रूट फ्रॉम पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट। अब बाहर से लोगों को हायर करना है तो लोगों को बताना पड़ेगा कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 30 बंदे चाहिए, इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सैलरी पैकेज दे रहे हैं। तो अब बाहर से कैसे कैसे हायरिंग हो सकती है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट द मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट इज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी, आप देखते हो बेटा कई सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं आजकल तो, OLX, क्विकर, शाइन, टाइम्स, naukri.com, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। लाखों एडवर्टाइजमेंट, लाखों एड्स जो हैं वो जॉब के लिए पब्लिश किए जाते हैं, जो भी कंपनी हायरिंग कर रही होती है। न्यूज़पेपर के अंदर एक पर्टिकुलर रोज़गार के नाम से न्यूज़पेपर आता है, उसमें जॉब ही जॉब्स होती हैं। तो ये कई सारे मेथड्स होते हैं, ये भी हम मेथड पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर। कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम यंग ब्लड को, बाहर के बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बता सकते हैं। भाई हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जी ये फलाना कंपनी इतने लोग हायर कर रही है, इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए और ये सैलरी पैकेज दे रही है। जो इंटरेस्टेड होता है बंदा वो अप्लाई कर देता है, और अगर उसे करनी होती है जॉब तो ठीक है, आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। अब बेटा कंपनी ने करी रिक्रूटमेंट एक्सटर्नली, मान लो एडवर्टाइजमेंट कर दिया कंपनी ने कि जी 30 बंदे चाहिए जी, और एडवर्टाइजमेंट कर दिया। लेकिन उसको जो अप्लाई करने वाले होंगे वो बेटा 30 से ज़्यादा होंगे। कंपनी ने तो 30 वैकेंसी निकाली है। कभी भी आप देखते हो कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, कुछ भी निकलता है, मान लो 1000 कहीं पे वैकेंसी निकली है तो उसको अप्लाई करने वाले क्या 1000 होते हैं, लाखों होते हैं उसको तो अप्लाई करने वाले। तो इसी तरीके से अब 30 बंदे चाहिए, तो अब जो अप्लाई करेंगे वो मान लीजिए 100 बंदों ने अप्लाई करा, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा सिलेक्शन। कैसे होगा सिलेक्शन, अब भाई मेरे को तो 30 चाहिए, बंदे आ गए 100, अब मुझे उस 100 में से छांटना है कि भाई बेस्ट 30 मेरे लिए कौन सा बंदा बढ़िया है। उसके लिए लोगों को, जो 100 बंदों ने अप्लाई कराए, कंपनियों में टेस्ट होते हैं अलग अलग, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, उन सबको पास करना पड़ता है। उन सब टेस्टों को जो पास कर जाएगा, एक एक स्टेप को टेस्ट पास करते रहो, वो आगे बढ़ता रहेगा, जो फेल होते रहेंगे वो हटते रहेंगे। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, अब अप्लाई करने वाले ज़्यादा हो गए, चाहिए हमें 30। इट रेफर टू चॉइस द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। हमें चाहिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, 100 में से 30 को छांटना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा। सिलेक्शन का अपना प्रोसेस होता है बेटा। सिलेक्शन कैसे होता है ये भी अब आके आएगा। इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट is less than the number of rejected candidate, that is why selection is called negative process also। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला इसने, इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। मतलब कि सिलेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, 100 लोगों ने अप्लाई करा है, 30 चाहिए, तो रिजेक्ट कितने होंगे, 70। रिजेक्ट कितने होंगे, 70, और एक्सेप्ट कितने होंगे, 30। तो क्योंकि बेटा सिलेक्शन के अंदर हमें 70 को हटा देना है और मोस्ट सूटेबल 30 को सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं और सिलेक्शन कम होते हैं, इसलिए बेटा इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन आर सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल बेस्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अलग अलग तरीके के अभी हम ये पढ़ेंगे, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सब अभी बेटा आगे आएगा। ठीक है जी, चलो बंदा ठीक है, टेस्ट पास कर लिए, हो गया उसका सिलेक्शन, जॉब मिल गई। चौथा क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब वो पास हो गया, बंदे हमने 30 बंदे सिलेक्ट कर लिए, 70 को रिजेक्ट कर दिया और 30 आ गए बेटा। अब देखिए
दो वर्ड बोले इसने, पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही सिलेक्टेड। बंदे को उस जॉब पे बैठा देना जिसके लिए उसका सिलेक्शन किया गया है, उसको कहते हैं प्लेसमेंट कर देना। कि ठीक है जी, 30 बंदे चुने हमने, 70 भगा दिए, 30 सिलेक्ट कर लिए, तो 30 बंदे जिस पोस्ट के लिए चुना था उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको बिठा दीजिए। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, भी ध्यान से सुनना है, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैठा दिया, जॉब पे बैठ गए, वो अपनी अपनी सीट पे अपनी अपनी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ गए मान लो। तो आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज़ आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वीकेंड जॉब पोजीशन। जब बेटा किसी भी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको जो है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसको। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब, जैसे मान लो आज 21 तारीख है, आज आप किसी कंपनी में गए, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो भाई अब वो कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी कि जी मंडे से आपकी ज्वाइनिंग है। आज फ्राइडे है और मंडे से आपकी ज्वाइनिंग है, सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है, तरसों से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है। तो आपको बेटा तरसों जो है मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते बेटा, कुछ भी फॉल्ट हो जाता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी हो गया, तो इन्फॉर्म कीजिए। आपको मंडे को प्रेजेंट होना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आपकी मंडे से ज्वाइनिंग। अगर आप नहीं आओगे, मंडे को नहीं गए आप, तो कंपनी तो यही सोचेगी ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस जॉब के अंदर, आप करना ही नहीं चाहते, तभी तो नहीं आए आप आज मंडे को। तो वो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी डेट लिखी हुई है उस डेट को प्रेजेंट होना चाहिए। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है, अब बंदा बैठा हुआ है जिस जॉब के लिए उसको हायर किया था, ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू familiarize the new employee with the existing, whereas in a small organization supervise take the new employee on round and introduce him to the existing employee। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से मिलाना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, कि जी ये बंदा है रुद्रा चौधरी, इसको हमने जो है ये हायर किया है, इस पोस्ट के लिए हायर किया है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, इस कंपनी से आए हैं, ये उनके बारे में बताना। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें 5, 10, 20 बंदे होते हैं, 50 बंदे, उसमें तो उनका जो सुपरवाइज़र होता है वही बता देता है कि जी ये बंदा है जी रुद्रा, और इस कंपनी से आए हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस है, और हाँ इन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इस पोजीशन पे इनकी हायरिंग हुई है, आज से जो है ये काम करेंगे, क्या कहते हैं, अकाउंटेंट का जी। ठीक है जी, सब क्लैपिंग वगैरह कर देते हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉई हैं, तो ऐसी उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब होता है बेटा, अब 1000 लोगों के थोड़ी ना चक्कर लगवाएगा पूरा घूम के, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होते हैं जिसमें सारे नए एम्प्लॉय को पुरानी एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े चोचले, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गई, बंदा बैठ गया, सब जान गए कि कौन किसके लिए आया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunity for employee so that they can reach to top and keep improving their skill। मतलब क्या हुआ बेटा इसका अब बेटा वो बैठ तो गया, अपनी जगह पे बैठ गया जिस पोस्ट के लिए हायर करा था, लेकिन बेटा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना कि भाई आप इस पोस्ट के लिए आए हो, हमारी ये कंपनी है, हमारा ये काम होता है और आपको ये करना है। ट्रेनिंग बेटा कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे पुराना एम्प्लॉई हो चाहे नया एम्प्लॉई हो, ट्रेनिंग ज़िंदगी भर जो है वो चलती रहती है। तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि उसकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो सके। ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉई। तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए क्या करती है कि उनके एम्प्लॉई की वर्क परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो सके, उनको जो काम के लिए जिसके लिए हायर किया गया उनको ट्रेनिंग मिल सके, या तो बाहर से किसी बंदे को बुलवा के उनको ट्रेनिंग दी जाती है, या उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली द मोटिवेट एम्प्लॉय बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क। इससे बेटा ना तो इससे केवल जो एम्प्लॉय होता है ना केवल वो मोटिवेट होता है बल्कि उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जब उसको समझ आ जाएगा कि हाँ जी मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करना है तो बेटा वो उस काम को कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो पूरा कर देगा। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अच्छा, तो ये 5 तरीके के स्टेप है बेटा बेसिकली जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं कि स्टाफिंग कैसे करनी है। अभी बेटा हमें जो मोस्टली जो इसके अंदर डीप से पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट अभी मैंने बोला भाई इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके से होती है, तो बेटा हमें यहाँ पे ये पढ़ना है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, इंटरनल के क्या क्या फ़ायदे हैं और एक्सटर्नल के क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, ये हमें पढ़ना है। सिलेक्शन क्या है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन का बेटा अपना प्रोसेस है, ये बेटा अभी हमें यहाँ पे डीप से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ये काम करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन, जो ये काम करता है। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर ओनली परफॉर्म ऑल द फंक्शन। लेकिन बेटा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अलग से कोई डिपार्टमेंट वगैरह नहीं बनाती है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं टॉप मिडल लोअर सब अपना अपना काम खुद ही करते हैं, तो वो खुद ही स्टाफिंग करते हैं। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप ऑल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बस यहीं ख़त्म हो जाएगा, बस यहीं पे 5 स्टेप पे ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इन 5 स्टेपों के बाद ये कुछ और स्टेप हैं, ये भी उनको जो है क्या करने पड़ेंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या है पहला है बेटा परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल का क्या मतलब होता है, वो 5 तो करना ही है बेटा छोटी वाली को, लेकिन उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, इन फॉलोइंग स्टेप ऑल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस, इनको ये और करने पड़ेंगे। तो मतलब 5 के बाद 6 7 8 करने पड़ेंगे छोटी वाली को, बड़ी को 5, छोटी को 8। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस द जॉब फॉर सम टाइम देयर इज़ नीड दैट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएट। ठीक है, यहाँ पे हमने बेटा उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दिया, वो सब कुछ सीख चुका है बेटा, क्या काम है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है सीख गया, ट्रेनिंग बाहर से दिलवा दी, इंस्टीट्यूशन अच्छे बंदे को बुला के सब कुछ उसको सिखा दिया। लेकिन बेटा अब वो एम्प्लॉय जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है, उसने सब कुछ सीख लिया, ट्रेनिंग दे दी, अब वो काम उस काम को सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जो काम कर रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जिस काम के लिए हमने इसको हायर किया है ये काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता है रेफर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब क्या है कि भाई ये काम जो है, ये काम मान लो इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, ये इतनी कॉस्ट में हो जाना चाहिए था, क्या मैंने जो ये नए एम्प्लॉय को हायर किया है ये बंदा इस काम को इतने समय में और इतने कॉस्ट में कर पा रहा है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा, किसी चीज़ से तो आप कंपेयर करोगे ना, कि मान लो आपको कोई प्रोडक्शन करनी है किसी चीज़ की, आपने नए बंदे को हायर करा है तो वो बंदा उस प्रोडक्ट को इतनी कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो कोई स्टैंडर्ड होगा जिससे आप कंपेयर करोगे। द स्टैंडर्ड आर मेड नॉन टू एम्प्लॉय इन एडवांस, सुपीरियर प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो अब कंपेयर करेंगे तो बेटा 2 चीज़ें निकल सकती हैं, या तो गुड होगा या बैड होगा, या तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा या बेटा नहीं हो पाएगा। तो सुपरवाइज़र जैसा भी होता है क्या कर लेता है, सब कुछ उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल की रिपोर्ट जो है सब कुछ लिख लेता है उसका सुपरवाइज़र। ठीक है जी, लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग।
प्रमोशन रेफर टू बीइंग प्लेस एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप अभी जिस पोजीशन पे हो वहाँ से आपको प्रमोट करके अपर लेवल पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी राइट्स बढ़ेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, भैया वो काम किस तरीके से कर रहा है उसका सुपरवाइज़र सब कुछ नोट कर रहा है, ठीक है, कि भाई इसको हमने जिस चीज़ के लिए हायर किया था, अब मैंने बोला या तो बढ़िया काम कर रहा होगा या घटिया काम कर रहा होगा, कि जैसा सोचा था वैसा निकला ही नहीं, इससे हो ही नहीं रहा काम, इसके कोई बस की ही नहीं है, सैलरी जा रही है बेफालतू की। तो अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं बेटा, अगर अच्छा कर रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसको और ऊपर लेके जाइए, और अगर बेकार कर रहा है तो फिर इसकी प्रमोशन नहीं हो सकती। प्रमोशन किसकी होगी? जिसका परफॉर्मेंस अप्राइजल की रिपोर्ट अच्छी होती है। तो परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर जॉब पोजीशन। जिसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल की जॉब अच्छी होगी, जिसके सुपरवाइज़र को लगता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये इस बंदे की फीडबैक रिपोर्ट सबसे बढ़िया है, ये नया बंदा हमने हायर करता है, इसकी प्रमोशन करनी चाहिए, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पे लेके जाना है, उसकी प्रमोशन होती है। और जब प्रमोशन होती है बेटा तो आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सेटिस्फैक्शन, हर चीज़ बढ़ती है बेटा। अगला वर्ड है कंपनसेशन। इट रेफर टू प्राइस ऑफ द जॉब, इट इंक्लूड पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय। It include direct as well indirect payment. Direct payment such as wages, salary, etc. and indirect payment such as medical facility, insurance, etc. The manager must fix the right compensation on the basis of qualification and type of job. मतलब कि अब बेटा जब आपकी प्रमोशन वगैरह होगी, ठीक है, तो कह रहा है भाई जो कंपनसेशन का मतलब होता है आप जो अपनी सर्विस दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। दो तरीके के पे मिलते हैं आपको, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वेजेस एंड सैलरी, और इनडायरेक्ट का मतलब अदर फैसिलिटी, सैलरी के अलावा मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें। तो किस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, जॉब के अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये सब डिसाइड किया जाता है। जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमने बोला ना, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आता है बेटा, वेजेस एंड सैलरी किसको कितनी मिलनी चाहिए, वो होती है डायरेक्ट। तो ये कैसे डिसाइड होगा कितनी मिलनी चाहिए, ये दो तरीके से डिसाइड होता है बेटा। एक होता है टाइम बेस्ड पेमेंट, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई 8 घंटे काम करेगा तो तेरी 10,000 सैलरी है, 10 घंटे काम करेगा तो तेरी 12,000 सैलरी है, उसको कहते हैं बेटा टाइम बेस्ड। दिस प्लान मीन सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस, या तो घंटे के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, टाइम की बात चल रही है, जैसा काम वैसे दाम, सिंपल सी बात। परफॉर्मेंस का मतलब ये बेटा बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ टारगेट होते हैं, सेल करनी होती है जहाँ पे, तो भाई इतना करेगा सेल तो तेरी इतनी सैलरी, इतना करेगा तो इतनी सैलरी, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस की जगह पे। ये वाला मेथड बेसिकली सेल्स और सेल्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेज और यूनिट प्रोड्यूस ऑफ द एम्प्लॉय, या तो जैसे मैंने बोला सेल के बिहाफ पे, या बेटा मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्शन करनी है, मान लो एक कमीज बनाने पे 50 रुपये मिलते हैं, तो भाई एक दिन में टोटल आप कितनी कमीज बनाओगे, जितनी कमीज बनाओ उतने पैसे ले जाओ, 10 बनाओगे 500 रुपये, 20 बनाओगे 1000 रुपये, जैसा काम वैसे वो, जैसी परफॉर्मेंस, ठीक है। वो था टाइम और ये था परफॉर्मेंस। क्या लिखा हुआ है, सम पे प्लान यूज टाइम बेस्ड पेमेंट इन कॉम्बिनेशन विथ सम इंसेंटिव सच एज बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर बिफोर फिक्सिंग द कंपनसेशन सच एज लेबर लॉ। जब भी बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय की सैलरी को डिसाइड कर रही होती है तो उन्हें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, यूनियन पॉलिसी, कॉम्पिटिटर पॉलिसी, मतलब कि सरकार ने बेटा कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि भाई एक वर्कर को मिनिमम इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए। लेबर लॉज बने हुए हैं कि वर्कर के साथ, लेबर के साथ गलत ना हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन पता चला बेचारे से काम करवाती है 20,000 का, सैलरी दे रही है 5,000 रुपये, तो ये बेटा बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको ये 3 स्टेप जो हैं ये बेटा और करने पड़ते हैं। इस तरीके से स्टाफिंग चलता है, कितने बंदे चाहिए, कैसे बुला सकते हैं, फिर उसमें से छाटेंगे,
इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को केवल बेटा ये 5 ही काम करने होते हैं, जिसमें एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बाद परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस और कंपनसेशन, ये जो है बेटा इनको और करने पड़ते हैं। ये है बेटा आपका पूरा का पूरा, ये है बेटा आपका पूरा का पूरा क्या कहते हैं स्टाफिंग क्या होता है। इसके कंपोनेंट की बात करें अगर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग होता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। और जब ये तीनों कंपोनेंट मिलकर ही क्या बनता है, स्टाफिंग बनता है। मतलब अगर मुझे स्टाफिंग करनी है तो मुझे पहले रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, मुझे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों स्टेप को पूरा कर लेती है तब हम बोलते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टाफिंग जो है वो बेटा कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, कैसे होती है, इंटरनली क्या होता है, एक्सटर्नली क्या होता है, किसके क्या फ़ायदे हैं, सिलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस है, ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे कैसे दी जाती है। ये जो है हम बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बताइए इतनी बात समझ